तो क्या स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो सकती हैं? क्या निफ्टी में 18,000 और बैंक निफ्टी में 40,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन सारी बातों पे डिस्कशन करने वाले हैं। हम जानेंगे कि जो करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हमें देखने को मिल रही हैं, फिर वो चाहे इजराइल और हमास के बीच में जो एक वॉर हमें देखने को मिल रही है, उसके अलावा यूक्रेन और रशिया में काफ़ी समय से एक वॉर चल रही है और इसकी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जो कुछ परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी पर इसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर वो चाहे बढ़ती महंगाई हो, राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स हो, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन सारी चीज़ों को ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जिससे कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो के एंड में दोस्तों हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए कोशिश करिए कि वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको कुछ वैल्यू मिलती है, तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं इन्वेस्टोनॉमिक्स। चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। 7 अक्टूबर को हमास नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसमें कि उनके काफ़ी सारे सिविलियंस एज वेल एज जो डिफेंस पर्सनल्स हैं वो भी मारे जा चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों को बंदी भी बना लिया गया है। और उसके बाद से दोस्तों इजराइल ने भी एक डिफेंसिव अटैक यहाँ पर किया है गाज़ा के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर बाय एयर बाय लैंड हर तरीके से दोस्तों यहाँ पर अटैक इजराइल ने एक लॉन्च कर रखा है गाज़ा के ऊपर, और उनकी जो मेजर फूड सप्लाईज और एनर्जी सप्लाईज हैं इन सबको उन्होंने कट कर दिया है। तो दोस्तों एक काफ़ी सीरियस सिचुएशन हमें मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है और दोस्तों इसको जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका एक सीधा साधा इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ सकता है। अभी डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया के ऊपर इस वॉर का कोई सीधा साधा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट की 2 मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो इंडिया पे इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ सकता है कि अगर दूसरे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो अगर इसमें इन्वॉल्व होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर ईरान इन्वॉल्व हो जाता है, तो ईरान के इन्वॉल्व होने से ये होगा दोस्तों कि जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हमें लिमिटेड सप्लाई देखने को मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर जब से स्टार्ट हुई थी तो रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए थे। वो एक रीज़न था कि जो ऑयल की सप्लाई थी वो लिमिटेड हो गई थी और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही थी। और अगर अभी जो टेंशन है बिटवीन इजराइल और हमास अगर ये एस्केलेट होती है और यहाँ से अगर दूसरे बड़े मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं इस वॉर में, तो फिर इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर क्रूड ऑयल की प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और दोस्तों क्योंकि इंडिया उसकी 80% जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो इम्पोर्ट करता है, वो उसको बाहर से मंगाता है, तो इंडिया के लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल भी होता है। अब रॉ मटेरियल से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि जितना ज़्यादातर जो कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि पेंट्स की बात करते हैं और सोप्स की बात करते हैं, तो मतलब ज़्यादातर कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसको इंपोर्ट करने की जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और वो कॉस्ट अगर बढ़ेगी दोस्तों तो रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, और रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगी, जिसका आगे चल के जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स को झेलना पड़ सकता है। अब दोस्तों क्रूड ऑयल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सॉर्ट ऑफ अ रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं अराउंड द मंथ ऑफ मार्च 2023 यहाँ पर $70 का एक लो बना था। उसके बाद से यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है और अभी रिसेंटली क्रूड ऑयल ने $95 तक के हाई बनाए थे। और अभी अगर आप चार्ट पे देखोगे तो आपको एक कप और हैंडल जैसा पैटर्न यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहा है। ये डेली चार्ट है ब्रेंट का, तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल 100 का जो एक बैरियर है उसको अगर ब्रेक कर देता है तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी ऊपर के लेवल्स पर जा सकती हैं, $106 प्रति बैरल या फिर $114 प्रति बैरल के एक अपर लेवल के रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। एक टेक्निकल अगर हम आउटलुक की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल यहाँ पर जो है एक बुलिश यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर 99 का 100 का जो एक रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेक होता है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में और ज़्यादा हमें इंक्रीज आते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है।
अब दोस्तों एक बार हम लोग निफ्टी के और बैंक निफ्टी के चार्ट पर नज़र डाल लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर हमें एक एक्सटेंडेड जो पिछले कुछ एक महीने में हमें एक काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आते हुए देखने को मिला है बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो क्या ये करेक्शन आगे भी हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले नज़र डालेंगे मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे हमें आने वाले कुछ महीनों में क्या हो सकता है वो समझने में हमें काफ़ी हेल्प होगी। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी का जो मंथली चार्ट है आप देखोगे कि ये जो एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक लॉन्ग विक कैंडल बनी है, तो यहाँ पर हमें एक्सटेंडेड सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इन लेवल्स के आसपास अराउंड 20,000। तो 20,000 का एक हाई बनाया निफ्टी ने, उसके बाद एक लॉन्ग विक कैंडल स्टिक यहाँ पर बनी जो कि ये दर्शा रही है कि इन लेवल्स के आसपास यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों अब आप देखेंगे कि जो करंट मंथ चल रहा है विच इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो दोस्तों इस मंथ में हमें एक सॉर्ट ऑफ अ डोजी कैंडलस्टिक बनते हुए देखने को मिल रही है। और अगर हम इन दोनों कैंडलस्टिक्स को कंबाइन कर देते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ अ इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, जो कि अगर मार्केट के टॉप लेवल्स पर बन रहा है तो ये दर्शा रहा है कि यहाँ से जो करेक्शन है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम्स में अच्छा खासा एक हमें डिक्लाइन आते हुए देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट्स की बात करते हैं तो जो मार्केट के टॉप लेवल्स पे जो फिलहाल प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं तो वहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं, जो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज वॉल्यूम है उससे काफ़ी कम देखने को मिल रही है वॉल्यूम्स। अब दोस्तों अगर हम लोग वीकली चार्ट्स की बात करते हैं तो वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सीरीज ऑफ हायर हाइस और हायर लो फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो करंट लो बना है इसने प्रीवियस जो हाई था उसके सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो यूजुअली ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अप ट्रेंड में जो नया हाई और लो बनता है वो प्रीवियस हाई और लो से ऊपर बनता है, तो हम ऐसा मानते हैं जो ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रांग है, वो बुलिश है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। जो नया लो बना है दोस्तों वीकली चार्ट पर उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके उसके नीचे बना है और ऑलमोस्ट एक इक्वल लो बना है, मतलब प्रीवियस लो के आसपास बना है। अब दोस्तों अगर हम लोग डेली चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न भी बनते हुए देखने को मिल रहा है निफ्टी के चार्ट्स पर। यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये इसका राइट शोल्डर है। तो दोस्तों अगर ये जो नेकलाइन का सपोर्ट है अगर ये ब्रेक होता है तो आप देख सकते हैं जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी का वो कहाँ पर प्लेस्ड है, वो प्लेस्ड है 18,800 से लेकर 18,900 के बीच में। यहाँ पे जो एक सपोर्ट लेवल है 19,224, अगर इनके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है निफ्टी में तो फिर हो सकता है कि फर्दर यहाँ पर जो करेक्शन है वो एक्सटेंड होते हुए हमें देखने को मिले। 18,900 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं ये जो एक यहाँ पर हाई बना था अराउंड नवंबर 2022, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, उन लेवल्स को ब्रेक कर चुका है। जो मोस्ट इसके रीसेंट सपोर्ट लेवल्स थे दोस्तों, मोस्ट रीसेंट सपोर्ट लेवल्स इसके कहाँ पर थे, मोस्ट रीसेंट सपोर्ट लेवल्स इसके अराउंड है 43,629, तो उन्हीं लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी फिलहाल यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ गौर करनी है कि यहाँ पर भी हमें एक ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 3 कंसेक्यूटिव पीक्स बनी है और जो दोस्तों लास्ट पीक बनी थी वो प्रीवियस पीक के बराबर बनी थी, उससे ऊपर नहीं बनी थी। तो मतलब ये भी एक वीक होते बुलिश मोमेंटम की ओर इशारा दे रही होती है। और यहाँ पर जो इस पैटर्न की नेकलाइन है इसके नीचे दोस्तों बैंक निफ्टी ऑलरेडी क्लोजिंग भी दे चुका है और यहाँ पर हमें रिजेक्शन कैंडल्स बनते हुए देखने को मिल रही है। अभी जो फिलहाल जिस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, एक नेकलाइन का यहाँ पर एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है और अगर मंडे को यहाँ पर एक और हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिल जाती है, ये जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी का जो कि है 43,252 के लेवल्स पर, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर इन लेवल्स को रिटेस्ट करके इनके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो एक फर्दर डाउनसाइड हमें यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट्स हमें आते हुए देखने को मिल रही हैं उसका किस तरीके से इंपैक्ट पड़ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अभी एक और जो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट निकल कर आ रही है दोस्तों, वो ये है कि जो हमारा रुपी है, हमारा रुपी लगातार यहाँ पर डेप्रिशिएट होता जा रहा है। तो उसके बारे में मैं आगे और डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से उसकी वजह से दोस्तों हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है और हमारी स्टॉक मार्केट्स में एक क्रैश जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी ये टेक्निकल आउटलुक की हमने बात करी, लेकिन अगर फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को हम देखें, आपको पता है कि रिजल्ट्स काफ़ी सारे कंपनीज के रिजल्ट्स अभी सामने आए हैं। निफ्टी में अगर हम बात करते हैं एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, साथ ही साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने थर्सडे के सेशन में 1,000 करोड़ तक की सेलिंग करी थी, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो DIIs हैं यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तकरीबन 700 करोड़ से आसपास की जो है यहाँ पर खरीदारी भी करी थी। अभी काफ़ी सारे
कंपनीज ने अपने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करे थे, जिसमें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया है। लेकिन दोस्तों घूम फिर के बात यही आ जाती है दोस्तों कि जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट में और जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला था कि इन्फ्लेशन एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है। तो एक जो सबसे बड़ा रिस्क है जिसको इंडिया के साथ साथ और भी दूसरे कंट्रीज फेस कर रही हैं वो है इन्फ्लेशन। अभी ITC ने अभी तो अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा भी बोला है कि उनके जो ओवरऑल वैल्यूएबल गुड्स हैं उसके साथ साथ जो रूरल एरियाज में जो उनकी परफॉर्मेंस है उस पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए हमें देखने को मिली है रिसेंट टाइम्स में। रिसेंटली दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारे वीट एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी बैन कर दिया था, उसकी वजह से भी FMCG कंपनीज़ की परफॉर्मेंस में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिला है। और इसका भी रीज़न यही है, वीट एक्सपोर्ट को भी बैन इसीलिए किया गया था ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ अप्रैल की मंथ की अगर बात करते हैं तो 7% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन पहुँच गई थी। तो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर वीट एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया था। एक और जो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो ये है कि जो रुपी है वो डॉलर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर पिछले एक महीने से हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक महीने से लास्ट 1 मंथ से हमें रुपीज़ में लगातार फॉल आते हुए देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू द US डॉलर। अब ये इतना बड़ा कंसर्न इसलिए है दोस्तों क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री इज़ अ नेट इम्पोर्टर, ठीक है। तो अगर रुपए की वैल्यू गिरती है तो इसका मतलब ये हो जाता है सीधा साधा दोस्तों कि ज़्यादातर गुड्स को खरीदने के लिए, ठीक है, ज़्यादातर गुड्स को खरीदने के लिए, उसको इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग डॉलर में पे करते हैं, तो अगर रुपया वीक होता है तो हमें ज़्यादा रुपीज़ को खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से एक इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसका कि सीधा साधा इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों के ऊपर एज अ कंज्यूमर हमारे ऊपर पास ऑन हो जाता है। तो अगर हम लोग USD INR का डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और यहाँ पर रुपी लगातार अप्रिशिएट हो रहा है, रुपीस जो है वो लगातार गिर रहा है, मतलब उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं डॉलर के कंपैरिजन में। अभी फिलहाल 83.278 पर इंडियन रुपीस ट्रेड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू US डॉलर। तो ये आप देख सकते हैं कि 83 के जो लेवल्स हैं इन्होंने एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करा है, और अगर हमें 83 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, 84 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि अगेन हमें काफ़ी नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है। अभी जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है वो ये है दोस्तों कि पहले जब ये चीज़ हुई थी दोस्तों, जब रुपीज़ में हमें इस तरीके की डिप्रिशिएशन देखने को मिल रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए RBI ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट यहाँ पर उन्होंने एक लॉन्च किया था, जिसके बदले दोस्तों बेसिकली उन्होंने ये किया था कि जो वेरियस बैंक्स हैं उनकी जो लिक्विडिटी है, क्योंकि आपको पता है कि एवर सिंस कोविड-19 इन्फ्लेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई थी सेंट्रल बैंक्स ने, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ किया था, और उसको करने के पीछे का सोल पर्पस यही था कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं तो उससे जो ओवरऑल लिक्विडिटी है, मतलब सिस्टम में जो ओवरऑल मनी की सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी स्पेंडिंग पावर है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो डिमांड्स है गुड्स की और सर्विसेज की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और अगर डिमांड कम हो जाती है तो प्राइसेस कम हो जाती हैं। दूसरा तरीका दोस्तों RBI ने यहाँ पर ये भी किया था कि अप्रैल 2022 में उन्होंने एक करेंसी स्वैप डील करी थी बैंक्स के साथ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बैंक्स में एक्सेस पैसा था वो भी तो ऐसा हो सकता था कि उसको भी, अगर बैंक्स के पास एक्सेस पैसा रहता तो वो उसको लेंड करता, तो अगर बैंक उसको लेंड करता तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर लोन लेते, और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस कंपनीज भी लोन लेती हैं, उन पैसों का इस्तेमाल करती हैं और फिर उसको वो यहाँ पर स्पेंड करती, तो जिसकी वजह से अगेन डिमांड बढ़ जाती। तो ऐसा ना हो इसीलिए RBI ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया था बैंक्स के साथ, जिससे कि उनके पास जो एक्सेस रुपीस पड़े हैं उनको उनसे वो ले सके, और उसके बदले उनको $5 बिलियन दे दिए थे RBI ने, ठीक है। दोस्तों बात यह है कि जो ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया था, इसकी मदद से RBI ने जो एक्सेसिव सप्लाई था, एक्सेसिव रुपीस था बैंक्स के पास, तकरीबन 40,000 करोड़ रुपीस उन्होंने ले लिए थे और उनको $5 बिलियन दे दिए थे। अभी जो एग्रीमेंट है दोस्तों ये खत्म होने वाला है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग डेट आ रही है यहाँ पर 23 अक्टूबर 2023 को ये स्वैप एग्रीमेंट यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि जो 40,000 करोड़ रुपीस RBI ने लिए थे बैंक से वो तो उनको वापस कर देगा विद अ प्रीमियम, लेकिन उसके बदले जो $5 बिलियन बैंक्स ने लिए थे RBI से वो उनको वापस करने होंगे RBI को। तो और जो अभी की न्यूज़ डेवलपमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो बैंक्स हैं दोस्तों इनके पास ज़्यादा डॉलर्स इस वक्त है नहीं, तो अगर यहाँ पर ये डॉलर्स को परचेज करते हैं, ठीक है, ताकि वो RBI को यहाँ पर डॉलर लौटा सकें, तो इससे होगा ये कि जो डॉलर की ओवरऑल डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और फिर उससे दोस्तों क्या होगा, मैंने आपको बताया कि अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपीस वीक हो जाएगा, और रुपी वीक होगा तो उससे हमारे ओवरऑल इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि
इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और जिसका सीधा साधा इम्पैक्ट आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ सकता है। तो दोस्तों 23 अक्टूबर यानी मंडे को हमें देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आरबीआई इस चीज़ को टैकल करता है। और इसके अलावा दोस्तों मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स पर, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स पर मैंने आपको बताया ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं जो करंट फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल्स हैं दोस्तों, वो ये दर्शा रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है थोड़ी ओवरबॉट है। करेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन के सामने आ रही है। तो दोस्तों एज पर माई एनालिसिस एंड माई रिसर्च, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीनों में हमें इंडियन इक्विटी मार्केट्स में कुछ करेक्शन आते हुए ज़रूर देखने को मिल सकता है। 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन हम अपने एनालिसिस की मदद से एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट्स किस तरीके से मूव कर सकती हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है ये आप नीचे कमेंट्स करके बताइए। इस चैनल पर दोस्तों आपको ज़्यादातर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड लर्निंग वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा रीज़न यही था कि जो करंट ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट्स में हमें पिछले कुछ दिनों से एक फॉल आते हुए देखने को मिल रहा है, उसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं उसको मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी इस तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो आप कमेंट्स में न्यूज़ एनालिसिस लिख दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे इन्वेस्टोनॉमिक्स। जय हिंद, जय भारत।